And today we're going to be talking about something which is part of our lives continuously, which is stress, and also something that we need to do in order to avoid stress, which is time management. So time management ke liye, is everybody alert and have joined us after lunch, and the sessions are going well for you? Good. So what we need to do is then talk about time management. Time management के लिए जो हम समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की पहली शिक है कि we only have 24 hours. आप कभी बात करते हो ना, कहते हो स्लाइड आ गई है, स्लाइड शेयर हो रही है, मुझे अभी बताया उन्होंने स्लाइड शेयर हो रही है. टाइम मैनेजमेंट, डोंट कंप्लेन यू डोंट हैव इनफ टाइम. Mother Teresa and Einstein also had 24 hours. So, अगर वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे उनके लिए भी काफी थे. और ये मैंने मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया कोर्स में लिखा हुआ देखा. ये time management का issue है. It is not an issue of not having enough time. If the great inventors and great people of the world have done this, we can do this in 24 hours as well. तो बेसिकली मैं छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बताती हूँ जो आप करते भी होंगे. इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपने जरूर खुद ही ये चीजें डेवलप भी की होंगी अपने आप में. पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी ये करती हूँ, और आज से नहीं हमेशा से, और मैंने बच्चों को भी यही सिखाया हुआ, बी इंटेंशनल, कीप अ टू डू लिस्ट. क्या क्या काम करने वाले हैं, और लिस्टों की भी लिस्टें होती हैं कि किचन की लिस्ट अलहदा, घर के कामों की लिस्ट अलहदा, फाइनेंसिस की लिस्ट अलहदा, बच्चों के कामों की लिस्ट अलहदा, और जैसे सर्दी गर्मी के काम करने. मैंने तो यहाँ तक कि भी सफ़र जो मैं करती थी गिलगित से लाहौर तक, तो उसकी भी मैंने एक लॉग एंट्री रखी हुई थी कि उसमें पता होता था क्या क्या चीज़ें लेके जानी, क्या क्या चीज़ें रास्ते में लेनी है, एंड वापसी पे क्या क्या करके आना. सो कीप अ टू डू लिस्ट. इट्स अ वेरी लगता है सिंपल है, लेकिन ये बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है. ड्राइंग अप टू डू लिस्ट may not seem like a groundbreaking technique, simple technique है ना, but it is one of the most powerful ways to become more productive and more organized. इतनी अच्छी फीलिंग होती है जब आपने टिक मार्क कर दिया ना, ये काम हो गया, लिस्ट बनी हुई है दिन की, ये लिस्ट बनी हुई है कामों की, उसमें से एक काम हो गया. और मैं ये मेरी डायरी जो होती थी वर्क के लिए, जॉटिंग पैड, उसके कोने में जगह होती थी खाली, उसको मैं स्क्वायर सा बना के जो काम नहीं हो सका ना, उसकी वजह लिख देती थी. ये काम क्यों नहीं हो सका, ये काम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, and get more effective so that I can complete it. So what it does is two things. One, it objectifies your jobs. जो काम करने वाले वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाते हैं जब आप लिख लेते हैं. लिखने से वो सामने आ जाते हैं, दिमाग में नहीं चलने की जरूरत उनको, घुमाते रहो. अच्छा ये भी करना, नींद में भी वो चलता रहता है, ये होने वाला है. मैं तो कई जमाने ऐसे थे वे बेड साइड टेबल पे भी एक जॉटिंग पैड रखा होता है कि रात को भी ख्याल आ गया कि ये काम करने वाला, तो वहीं लिख लिया. So to-do list is very groundbreaking and very powerful. आपको, you will be amazed how productive you become, and you will be also amazed at how rewarding it is to see that marked and finished one job that has rewarding है ये feeling. तो दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्टिफाई कर लिया, और दूसरा जब काम खत्म हो गया तो वो आपने टिक ऑफ कर दिया, that has been done. So दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के लिए, बी प्रायोरिटाइज्ड, which means rank your tasks in order of priority. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बताने की भी जरूरत नहीं,
वो आपकी लिस्ट में सबसे पहले होगा, क्योंकि उसके टारगेट्स और उसकी नीड्स और उसकी डिमांड ज्यादा है। एचडी की तरफ से आ गया, प्रिंसिपल की तरफ से आ गया, कॉलेज डायरेक्टरेट की तरफ से आ गया, तो आपको ये रैंक करने से कौन सी मुझे इमीडिएटली देनी है, ताकि ये मेरे साथ पढ़े फोकस कर लेंगे ना आप। इसी तरह से बी फोकस्ड ऑन द टास्क दैट यू हैव टू डू, मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन। कि स्टूडेंट आगे दरवाजे खटखटा रहे, मैडम आपसे बात करनी, नहीं, उस वक्त अगर आप वो जरूरी काम कर रहे हैं जिसकी डेडलाइन है, ये दे कैन कम लेटर। सिमिलरली द पीएम के जी आपके लिए चाय लानी थी तो पैसे दे दें, वगैरह वगैरह। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। या फोन आ गया दोस्त, बड़ी जरूरी बात करनी, नहीं बाद में करें, मेरे ये काम खत्म हो जाए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। सो बी फॉरी फोकस्ड, मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस एंड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड। कि आप स्टूडेंट्स के भी तो टाइम टेबल बनाते हैं ना, और कहते हैं कि जी इतने टाइम से इतने टाइम क्लास होनी, फलां क्लास होनी, इतने टाइम से इतने टाइम फलां क्लास होनी, है ना, टाइम ब्लॉक करते हैं उनका। तो इसी तरह अपने काम का भी टाइम ब्लॉक करें। आपकी क्लास के लिए तो टाइम ब्लॉक हो गया, लेकिन बाकी कामों के लिए वो आपके लिए फ्रीडम है, आपको चाहिए कि उसको टाइम ब्लॉक कर दें, ठीक है ना। पता ही नहीं चलता जी, क्यों नहीं पता चलता, वो आपका टाइम है, आपको क्यों नहीं पता चल रहा कि कहाँ चला गया। दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए, चाय पीने के लिए आपने आधा घंटा रखा था, वो गपशप में 1 घंटा गुजर गया। सो ट्रैक योर टाइम, बिकॉज दैट टाइम इज व्हाट वाज नीडेड टू बी डन। उस टास्क से वो काम आपका निकल गया। फिर प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज का मतलब फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट टू दोज दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर। ये लिस्टिंग आप खुद अपने जहन में भी बना लें, और आप अगर आपके पास कागज पेन लिख लिया जॉटिंग, तो उसके ऊपर पहले करने की जरूरत। मैं इसी तरह कर, वो मेरा बार बार कौन सा, ठीक है, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। So be focused and mindful of the task that needs to be done. Body mindful means full attention, focus and full attention to the task that needs to be done. So manage your distraction. And as I said, structure your time by fixing time blocks. What to do, when to do it, and how much time is needed to do it. ये बहुत अपने आप को mentally and physically organize करने की जरूरत होती है। मैंने बड़े उनके टेबल देखे हैं, मेरी हमसे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होती थी, और उसके बाद भी कई अपना आपका टेबल बिल्कुल साफ है, कोई फाइलें नहीं, कोई कागज नहीं। तो मैंने सोचा शायद मैं गलत करती हूँ, लेकिन और मेरे से पहले रिसर्चर थी चेयरपर्सन, उनकी भी फाइलें ढेरिया बनी होती थी टेबल पे, लेकिन I know what I have to do, when to do it, and how much time is needed. I would finish the work is needed before I leave for home. और इसी तरह घर के भी काम होगा. Be very self-aware and mindful of the time and the task, which means thinking and planning is very essential to your time management. So essential जैसे मैंने कहा, be intentional, draw up a do list, extremely using your time, your tasks, and of course a very effective technique. Coping strategies. टाइम मैनेजमेंट की कोपिंग जब बहुत बर्डन हो जाता है तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये बी रियलिस्टिक, सेट योर लिमिट्स। घर के काम सब आगे कहते हैं ये ना हमसे नहीं हो रहा, आप करते हैं, हमसे नहीं हो रहा ये आप करते हैं। दफ्तर में भी आप टाइम टेबल भी आप बना दें, लाइब्रेरी की भी आप बुक्स देख लें, स्टूडेंट एक्टिविटीज भी आप करा लें। बी रियलिस्टिक, सेट लिमिट्स।
Say no to extra responsibility or activities if you feel overwhelmed. मेरा अपना ये होता है कि कई सिचुएशन पे आप ना नहीं कर सकते कई जिम्मेदारियों के लिए, तो कोशिश ये करें कि वो फिर आप किसी को साथ अपने लगा लें, अपनी एक टीम बना लें. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, व्हाट द टीम डज इज, आपका बर्डन जो ओवरवेल्म आप होते जा रहे हो चीजों से, वो आप उनको टास्क असाइन कर सकते हो. सो स्टॉप बीइंग अ सुपर हीरो. सुपर हीरो का मतलब ये है कि हर चीज जो मैं खुद ही करूंगी या खुद ही करूंगा, परफेक्शन, या आपसे नहीं काम हो रहा ये छोड़ दे मैं खुद कर लूंगा या खुद कर लूंगी. नो, नोबडी इज परफेक्ट. अब अपने आप से भी परफेक्शन एक्सपेक्ट करना और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करना जो एक जाती अपने साथ जाती है, दूसरों के साथ तो है ही है, एक आप अपने साथ भी जाते करते हैं. तो देखिए व्हाट नीड्स टू बी डन रियली, और डेडलाइन जो मिली है वो रियलिस्टिक है कि नहीं. अगर कहा उन्होंने कि जी कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, मतलब दिन में ही जानी है ना HED की रिपोर्ट, तो आप कहेंगे कि जी अगर सुबह 8 बजे के बजाय 10 बजे तक तैयार करके भेज दें, इट विल बी रेडी बट इट विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम. सो डेडलाइन को रियलिस्टिक बनाएं. और ये कई दफा नहीं होता, हमें कहने पर आसान है, लेकिन व्हेन यू टेल पीपल कि काम इनकम्प्लीट जाएगा, it's best to give additional time where the list will be complete, task will be complete, जो चार्ट मांगे हैं वो complete होंगे, तो वो लोग फिर तैयार हो जाते हैं. And always ask for help when needed, because मैंने ये देखा है कि दो काम इसमें होंगे, मैं आगे भी जाके बात करूं, कि अगर आप हेल्प ले लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है कि मेरे साथ ये काम करा दें. जूनियर्स को कहते हैं अगर आप अपने साथ काम कराने को, बर्डन बनता है, उस वक्त लगता है कि ये इनको मैं क्या सिखाऊंगा, ये सीख के नहीं आए पीछे से, जो पढ़ के आया जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया वहां नहीं यह काम सीखा. नहीं, आप उनको जब साथ लगाते हैं और हेल्प करते हैं आपके, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर आल्सो ट्रेनिंग देम एट द सेम टाइम. आपकी टीम बिल्ड हो रही है. नेक्स्ट, टेक वन थिंग एट अ टाइम. When you feel that there are many things, सर पे सवार है सब चीजें, तो उनमें से एक को पिक करें, अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट है उसको पिक करें और मोस्ट अर्जेंट को खत्म करें. और जब आप कर लेते हो तो ये जो मैंने लास्ट लिखा है, कंप्लीट वन टास्क बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर, इससे दो चीजें होती है. एक तो आपकी जो एकदम बर्डन हो गया ना सर पे सवार चीजें, वो कम हो जाएगा. एक चीज एक वक्त में फोकस हो जाएगा आपका. नंबर 2, जब वो काम खत्म हो जाता है तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फीलिंग. टिक मार्क कर दिया जी ये काम खत्म हो गया, इतनी अच्छी फीलिंग होती है जी. एक काम था, बहुत सारे काम थे, उनमें से अर्जेंट वाला ये हो गया, डन. ये डन वाली फीलिंग जो है ना, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. सो एक तो ये कि यू कंप्लीटेड वन टास्क, रिमूव्ड, फिनिश्ड. नंबर 2, यू गेट अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड फॉर हैविंग फिनिश्ड an urgent task. Go easy on criticism. Again, जैसे मैंने कहा, stop being a superhero and stop being perfection. आप अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी, अपने जूनियर्स के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं, then you set people up to fail. कोई कहता है जी प्रिंसिपल साहब हर काम में कहते हैं कि ये गलत किया आपने. इसी तरह से सीनियर कॉलीग्स जूनियर्स को कहते हैं ये क्या आपने, सीखने की स्टेज है, आप साथ मिलकर काम करें, अपने लिए भी एक्सपेक्टेशंस कम रखें. आप ह्यूमन है ना, पॉसिबली इतना ही काम कर सकते हैं. 24 घंटों में से चलो 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 4 घंटे तो सोना ही होगा ना इस डेडलाइन को मीट. बच्चे भी हैं, उनकी भी डिमांड्स है, सब. तो अपने आप को एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा नहीं रखें ना, बाकी लोगों को रखनी चाहिए. शेयर योर फीलिंग्स हमेशा, इट्स सो इफेक्टिव व्हेन यू शेयर योर फीलिंग्स विद पीपल, विद फ्रेंड्स. उससे दो फायदे होते हैं. एक तो फ्रेंड्स आपकी बात सुनते हैं और आपका बोझ हल्का होता है. दूसरा ये कि दे सपोर्ट यू. और तीसरा ये दे कैन ऑल्सो गाइड यू कि ये आपने, मैंने काम ये पहले नहीं किया, आपने किया हुआ, इसको कैसे करें.
कैसे एडजस्ट करें टाइम टेबल को, कैसे एडजस्ट करें स्टूडेंट एक्टिविटीज को विद इन द टाइम टेबल गिवन, और टाइम कॉलेज खुलने का और उसके बंद होने का, तो कैसे हम एडजस्ट करेंगे सर? तो they will tell you because they are more experienced. So as I said before, if it is urgent, get it done, but assess your capacity and resources, intellectual and otherwise, financial, team, intellectual capacity, आपकी टाइम रिसोर्सेज वगैरह वगैरह सबको सामने रखते हुए इसको अर्जेंट कर लें। लेकिन इसका मतलब ये है कि यू प्लान बिफोर यू स्टार्ट एंड कंटिन्यू असेसिंग एज यू गो अलोंग। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, और वो क्लासिक एग्जांपल बन गया अब तो। जब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी मुझे शुरू करने को कहा गया, वाइस चांसलर सिलेक्ट हुई थ्रू द सिलेक्शन कमेटी, 3 दिसंबर को स्टीयरिंग कमेटी दिया, 28 नवंबर को मुझे सिलेक्शन हुई, 3 दिसंबर को चार्ज मिला, और स्टीयरिंग कमेटी खाली कमरे थे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में, सिर्फ नहीं था और ऊपर बिजली, ठीक है ना कोई स्टेट जी। आपके पास 3 हफ्ते हैं, 29 को चांसलर ने कहा कि मैं आके विजिट करूंगा, 28 दिसंबर को क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए। अब आप बताएं 3 हफ्तों में तो स्कूल नहीं शुरू होता। तो वहां पर मुझे सोचा कि ये ना स्टूडेंट्स है, ना कोर्सेज है, ना टीचर्स हैं, कैसे 3 हफ्तों में यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी। फिर मैंने ये किया कि भाग भाग के इस्लाम लाहौर सॉरी पिंडी के इलाके सारे गेज के, कुछ दोस्त थे, कुछ मुझे पता था मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन मेरा विजन ये था कि ये यूनिवर्सिटी है, शुरू यूनिवर्सिटी के तौर पे हुई है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना। और इस यूनिवर्सिटी को सही मानों में यूनिवर्सिटी होने के लिए रिसर्च बेस्ड होना जरूरी है। पैड एक छोटा सा लिया, शाम के वक्त, वो दिसंबर का महीना था, किसके घर रहती थी वहाँ उनके फायर प्लेस के आगे कालीन पे ये जॉटिंग पैड डाल के, तो मैं जमीन पे बैठ के मैंने कहा पहला कोर्स होगा रिसर्च टेक्निक्स एंड क्वांटिफिकेशन, यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। और उसके आगे कोर्स का टाइटल लिखने के बाद लिखा इसमें क्या क्या होने की जरूरत है, क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा कोर्स मैंने सोचा कि क्योंकि 98 में ये यूनिवर्सिटी बन रही है, उस कंप्यूटर्स बाकी यूनिवर्सिटी हुआ, तो हमने चूंकि, तो मेरा ऐसा था कंप्यूटर्स आर एसेंशियल फॉर लर्निंग, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड आईटी, ये दूसरा कोर्स। इसके आगे लिख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें आने की जरूरत है। तीसरा कोर्स चूंकि अंग्रेजी में शुरू, पढ़ाना भी अंग्रेजी में था, इस्लामिक स्टडीज भी अंग्रेजी में पढ़ानी थी, और बाकी सब्जेक्ट्स कंप्यूटर्स वगैरह तो थे ही अंग्रेजी। तो मैंने कहा इसको अगर शुरू करना है तो इसके लिए जो बच्चे आती हैं बड़ी दूर दराज से, अंग्रेजी का उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक पहला कोर्स बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो तीसरा कोर्स हो गया। उसके आगे लिख दिया क्या क्या चीजें उसकी जरूरी है। चौथा कोर्स ये हुआ कि चूंकि ये वुमेन यूनिवर्सिटी और पहली वुमेन यूनिवर्सिटी और बन रही है, तो वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए मेरा विजन था वुमेन इन डेवलपमेंट, खवातीन को अपने रोल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे मालूम होने चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और हाउ डू दे मैनेज देमसेल्व्स। तो ये वुमेन इन डेवलपमेंट चौथा कोर्स हुआ। अब मैंने सोचा 4 कोर्स बन जाते हैं, और टीचर अब मुझे सारे नहीं चाहिए, 4 टीचर चाहिए जो इन कोर्सेज को बनाए और पढ़ा दे। उस जमाने में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी HEC की, तो वो कोर्स बना लिए। मुझे लोग मिल गए क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी में 2-3 थी, और इसके अलावा NGOs थी, इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे दफ्तर थे, जो जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट की ऑफिसेज में कंप्यूटर्स के जो सेक्शंस थे वहां से मिल गए। उन लोगों ने बड़ी रिलक्टेंट थे, लेकिन उनको कन्विंस किया कि आप पढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट्स कहाँ से आते? टीचर्स भी मिल गए, कोर्स मिल गए, स्टूडेंट्स कहाँ से आते? स्टूडेंट्स आते जिनकी एप्लीकेशन आई हुई थी 250 लड़कियों की पूरे पाकिस्तान से,
वो सारों को बुला लिया कि आ जाओ। जो हॉस्टल की थी, हॉस्टल कोई नहीं था, तो प्रेसिडेंसी के एक कमरा लंबा सा था, उसमें कालीन बिछा हुआ था। उनको कहा 35-40 लड़कियां जो हॉस्टल की थी वो वहां अकोमोडेट कर दी। प्रेसिडेंसी के किचन में खाना पकने लग गया। नाउ ये पहला सेमेस्टर मैंने कहा गुजर जाए, उसके बाद इतना मुझे टाइम मिल जाएगा कि इन कोर्सेज को भी असेस करती रहूंगी, और इनके साथ साथ हम जो मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब चीजें हमें साथ साथ मिलती जाएंगी। फंड्स भी नहीं थे भाई कि मैं जाके कहती मैं खरीद लूं, कुछ भी नहीं था। खैर, this is the beginning, but then as we went along during that made some changes, not in just in the change semester, but also later on कि इसमें चीजें ये भी ऐड करते हैं, ये भी ऐड करते हैं, इस तरह से पढ़ा ले। तो अब now these are the 4 basic courses in some department universities, यही courses अब basic courses हैं सिवाय women in development के। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम प्लान करें और स्टार्ट कंटिन्यू करें, असेस करते रहे साथ साथ, बेस्ट है आपकी स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगी कि आप में से वही लोग होंगे जिन्होंने अपने टाइम और उसको रिसोर्सेज को मैनेज किया, तो मैं चाहूंगी कि किस तरह से आपने प्लान किया और किस तरह से एक्टिविटी को वो हाउ डिड यू गेट इट इनटू गोइंग प्रैक्टिकली। तो जी साथियों, के आप में से कोई बोलेगा, कोई बताना चाहेगा? somebody would like to talk about it? जी, कौन बात करेंगे? ये किसी का हाथ खड़ा है, GRWFSC, अब इसका मुझे नहीं मालूम ये कौन सा है। हाँ जी, कौन बात करेंगे ये? एनीबडी? मैडम, सर? बताना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहेंगे? नदीम साहब? जी नदीम साहब, जी नदीम साहब। बीइंग टीचर मेरा ख्याल है कि हम जब अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली टाइम एक सेट होता है, शेड्यूल सेट होता है। उसमें मैं क्योंकि इधर मास्टर्स लेवल पर 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन अब BS में कन्वर्ट हो गया, तो डेफिनेटली उसमें मेरे पास जो सब्जेक्ट हैं मैं उनमें देखता हूँ प्रायोरिटी का आपने जिक्र किया है ना कि सिलेबस मेरे सामने है, कोर्स आउटलाइन मेरे सामने है, लेकिन उसमें से मैं प्रायोरिटी लेता हूं कि मैं किस टॉपिक को पहले शुरू करूं, जो स्टूडेंट इजीली पिक कर लेगा और उस पर वो मेरा भी फोकस होता है, स्टूडेंट भी उस पर फोकस करेगा। टॉपिक वो सिलेक्ट करता हूँ जिसपे स्टूडेंट को थोड़ी सी अर्ली नो हाउ हो। मसलन मैं अपने सब्जेक्ट की मिसाल देता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो लैंडस्केप्स है, फिजिकल लैंडस्केपिंग इसमें, तो इसमें इंट्रोडक्शन भी है, सारा कुछ है, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से कि ये प्रोसेस क्या है। कुछ जमीन के अंदर से शुरू होते हैं, कुछ जमीन के बाहर से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जमीन के अंदर वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स को फेमिलियर है कि अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनिज्म है, और सरफेस के ऊपर रिवर है, ग्लेशियर्स हैं, विंड है, तो डेफिनेटली इट इज माय प्रायोरिटी कि मैं कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर लूंगा और स्टूडेंट के लिए ट्रैक पर चढ़ना बड़ा आसान होगा और टाइम में जल्दी मैनेज कर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई? ओके, अगर नहीं तो लेट्स मूव ऑन। कौन बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं इर्तिजा नकवी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी टीचर की कैपेसिटी में तो मेरे पास कोई ऐसी याददाश्त नहीं है। मेरा ज्यादातर काम रहा एडमिन साइड पे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहाँ पे 2 काम ऐसे थे जो बड़े अपहिल टास्क थे, वो ये उनको गाइडेंस बिल्कुल मेरे सीनियर्स की मेरे साथ थी। एक तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड साहिवाल, वो बनाया, नया डिवीजन बना था, तो वहाँ पे वेरी गुड वो एस्टेब्लिश किया। बिल्डिंग नहीं थी, एक हमारा कॉलेज था, उसका हॉस्टल को यूटिलाइज किया उसकी बिल्डिंग के लिए। फिर के फंड्स का मसला था। फिर 2 जो बोर्ड्स थे, लाहौर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड, क्योंकि उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये नया डिवीजन बना था, उनसे फंड्स की उधर से हमने किए, पूरी मुशावरत के साथ कमेटीज बनाई गई, फंड्स उधर से आए। फिर स्टाफ भी हमने इन दोनों प्लान करने से
प्लान करने से, थिंकिंग आउट करने से, टीम वर्क से ये सारा काम हो गया। वंडरफुल, थैंक यू अर्जुदा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेट्स गो ऑन एंड लेट्स डिस्कस फर्दर कि हम अब टाइम मैनेजमेंट के अलावा अगर आप ये काम करते हैं तो 3-4 चीजें, ये मैं आपको सिर्फ एक बताना प्रायोरिटी टाइम वर्क। अगर आप इस क्वार्टर मतलब एक तरफ अर्जेंसी आती है, एक तरफ इम्पोर्टेंस है, तो आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जो एक क्वाड्रेंट पे है वो क्राइसिस है। It means the problems are pressing and there are deadlines that need to be followed. So get this done, important, urgent and important, get these done immediately. दूसरी तरफ आपका important जरूर है लेकिन urgent नहीं है। उसके लिए जैसे इन्होंने भी किया कि प्रेपरेशन है, प्लानिंग है, जैसे मैंने भी, मतलब मेरे साथ तो इम्पोर्टेंस भी थी, अर्जेंसी भी, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन है, प्लानिंग है, रिलेशनशिप, जैसे आपने कॉलेजेस के साथ और बोर्ड्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड की, और फिर अपना लीजर टाइम भी, तो ये आगे चला जाता है। इसको यू कैन वेयर यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंटली रिक्वायर्ड कि आप इसी वक्त इमीडिएटली इसको करें, तो आप इसको प्लानिंग की स्टेजेस में से ले जा सकते हैं। तीसरा है क्वाड्रेंट सी, विच इज आपका लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट भी है। उसमें इंटरप्शंस भी होती हैं, फोन कॉल्स आ रही होती हैं और मीटिंग्स आपकी हो रही होती हैं, जब आपने काम भी करना है लेकिन मीटिंग्स आ जाती हैं, पेपर वर्क आ जाता है, तो आप इसमें कैन यू डेलीगेट, और अगर डेलीगेट कर सकते हो तो दिस, सो यू कैन डेलीगेट दिस। और आखिर में ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हम देखते हैं कि वो है जो कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जंक मेल है, टाइम वेस्टर्स हैं, दोस्त आ गए, गपशप हो रही है, फोन आ गए फालतू। इसको आप अपने वर्क प्लेस से भी और अपनी जहाँ जिम्मेदारियां हैं उनसे इनको अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप बाकी चीजें कर सकें। तो अगर क्वाड्रेंट 1 को देखें, क्वाड्रेंट 1 वैसे ही स्ट्रेसफुल है, आपको बर्नआउट कर सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चल रही होती है, फायर फाइटिंग का मतलब ये कि इस हर वक्त आग लगी होती है भाई, तेजी तेजी तेजी, और फोकस ऑन द इमीडिएट। क्वाड्रेंट 2 जो है वो क्या है, जो फ्यूचर की प्लानिंग आपको करते हैं, अर्जेंट है लेकिन प्लानिंग करते हैं, उसमें आपकी विजन, आपका पर्सपेक्टिव, एक बैलेंस करते हैं बिटवीन द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, और डिसिप्लिन उसमें होता है वर्क का भी और अदरवाइज, एंड कंट्रोल। तो इस वक्त आपका इट इज विद इन योर कंट्रोल टू डू ऑल दैट। क्वाड्रेंट 3 और 4 जो है, दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो ये अगर हम इनके दरमियान साइकिल करते रहे तो एक्चुअली लेस इम्पोर्टेंट और लेस अर्जेंट में इररिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हाई डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों पे हम डिपेंड करने लग जाते हैं। और कई दफ़ा एज इट इज सेड, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में शॉर्ट करियर पाथ बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आपने ना काम को इम्पोर्टेंस दी, ना उसको अर्जेंसी की समझी। हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम min hassle कौन वो जी अभी हफ्ता है रिपोर्ट का, हो जाए जी, हो जाएगा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, एंड जब डेडलाइन आती है तो आप कहते हैं अब स्ट्रेस हमारे पे बन गया। ये वो चीज है जो आपके स्टूडेंट्स करते हैं। इम्तिहान 2 महीने, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर, मिस्टर बिलाल इनका माइक बंद करते हैं।
प्रोक्रेस्टिनेशन फिर आपका जैसे स्टूडेंट्स करते हैं ना, इम्तिहान 2 महीने के बाद है तो कहते हैं हो जाएगी जी तैयारी, या कोई अगर आपने शुरू में बता दिया कि तीसरे हफ्ते में कोई सा, कहते हैं तैयारी हो जाएगी जी। एक हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरे हफ्ते का भी आखिरी 2 दिन है तो क्विज आने वाला था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन हैसल कॉम, हम इसको we put things off and then they become bigger and bigger and burdensome. And then the second thing that we have a problem is difficulty in delegating. We cannot delegate. हम दूसरे को काम नहीं दे सकते, ना देना। काइंडली अपना माइक बंद कर लीजिए, देखिए किसका माइक खुला हुआ है, उनको प्लीज बंद कर। डिफिकल्टी इन डेलीगेटिंग, दूसरों को डेलीगेट नहीं कर सकते आप काम, क्योंकि कहते हैं इनको नहीं, इससे ज्यादा मैं खुद ही कर लूंगा या मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे से ठीक हो जाएगा, और बर्डन बनता जाता है। कितने काम आप ले लेंगे सर पे, और फिर इसके बाद जो होता है कि दूसरे भी नहीं सीख सकते। आप जूनियर्स को मेंटोरिंग कर रहे होते हैं ना, सिखा रहे होते हैं, तो अगर आप डेलीगेट नहीं करते। एक्सक्यूज मी मैम, जरा माइक सारे बंद करवा दें, बहुत ज्यादा शोर है, आपकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे पता है, लेकिन बिलाल को कहती हूँ कि माइक बंद कर दे, बिकॉज बहुत शोर है। बंद कर माइक, सिस्टम से बंद कर दें। मैं बिलाल को ईमेल कर रही हूँ प्लीज। प्लीज तमाम जिनके हाँ जी वो काइंडली बंद कर दें, डिस्टर्बेंस है, बंद करा दें, आप खुद कर दें, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि इनसे हो रहा। रिसोर्सेज के लिए हमेशा हम कहते हैं हमारे पास जी ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ना किताबें हैं, ना हमारे पास कमरे हैं, तो ये कैसे होगा? फाइंड अ वे, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम रिसोर्सेज। और इसमें मैं आपको बताऊं, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में यही हमने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। फाइंड अ वे, देयर इज ऑलवेज अ वे, हमको ढूंढने की जरूरत है। सेट योर टारगेट एंड टाइम, एस्टिमेट द टाइम नीडेड। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है और मैंने क्या काम इसमें निभाना है। प्लानिंग, इसका मतलब जो मैंने आखिर में लिखा है, स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान, ये एक्चुअली यही है। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस एंड टेक वन थिंग एट अ टाइम, डोंट मल्टीटास्क। अब हम आते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस अगर सही टाइम मैनेजमेंट नहीं होती तो स्ट्रेस ऐड हो जाता है, और अगर टाइम मैच कर लेते तो एटलीस्ट वन मेजर वेरिएबल in your stress management is taking care of. And you'll be surprised. एक बना के दी थी जो हर दरवाजे पे लगी होती थी हमारे घर के शुरू एंट्रेंस पे। God grant me the courage to change the things I can change, the serenity to accept the things I cannot change, and the wisdom to know the difference. क्या कमाल बात है कि आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि जो चीजें आप बदल सकते हैं वो बदल सकें, और जो चीजें आप नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है the wisdom to know the difference between the things I can change, for which I can waste my courage, or the things that I cannot change, where seriously my efforts will be wasted. तो मैं अब आपसे I think I would ask you to write down, objectify your stressors, और इसमें 3 आप स्ट्रेसर दें मुझे,
और मैं आपका वो खोल लेती हूँ हैंड साइंस के, तो वहाँ आप नोट्स आप मुझे भेज दें तो वो आपके नाम से मैं पढ़ लूँगी। ऑब्जेक्टिफाई योर स्ट्रेसर्स। नंबर 1, स्ट्रेसर एट वर्क क्या है, मेन एक। स्ट्रेसर एट होम क्या है, मेन एक। और स्ट्रेसर जनरली क्या है, ये आप मुझे दें, मैं इसको अभी आप मुझे भेजें, मैं इसको खोल के देखती हूँ और मैं आपको अब इसका आई जस्ट टेल यू अबाउट इट। जी हेलो, कौन देना चाहेंगे? हेडेक तो बिल्कुल इमीडिएटली जब सर दर्द, और टेंशन एंड एंग्जाइटी बिल्कुल सही है, टेंशन बिल्कुल, और नींद कम हो जानी ये भी आपकी बिल्कुल सही है। रश होना, हार्ट बीट, यस यस, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नेक मसल स्टिफ हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अलावा और क्या करते हैं? टाइम टू मी, बहुत अच्छे इर्तिजा, ये रिलैक्स करते हैं अपने आप को अबाउट द स्ट्रेसर। उसको दुरूद शरीफ पढ़ना भी बहुत वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में है, ना स्लाइड नजर आ रही है ना बात की समझ आ रही है। तो सर मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी ना आवाज बेहतर आ रही है और स्लाइड्स भी बिल्कुल डार्क हो गई है, जरा काइंडली चेक कीजिएगा ताकि स्लाइड्स तो मैंने नहीं अगर मैम हमारी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही। स्लाइड्स मैंने अभी ऑफ की हुई, मैं सिर्फ ये पढ़ रही हूँ कि नींद भी है और ये सारे। तो काइंडली जरा माइक थोड़ा अगर पॉसिबल है। मैम आवाज आ रही है, इसमें डिस्टॉर्चिंग बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सारे अटेंडेंट्स परेशान है। जी थैंक यू मैम, जरा काइंडली ये जरा चेक कर लें। ओहो सॉरी, ये कुछ सिस्टम में कुछ किया है, क्योंकि अदरवाइज मेरे तो कहीं भी कुछ आपको आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज इतनी कट कट के आ रही है कि समझ नहीं आती, इसी वजह से हम आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते। जब आप बार बार कह रहे होते हैं कि कोई बताए तो हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। थैंक यू मैम, लेकिन आपकी आवाज जो है वो बहुत टूट टूट के आ रही है, समझ बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो ये टूट के आ रही है। हम गेस करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। आई एम सो सॉरी, ये बहुत स्ट्रेसफुल है भाई। हमें क्लियर आ रही है, आपको टूट टूट आ रही है, हमें क्लियर आ रही है आवाज। नाउ इट इज क्लियर। ओके, उनका सिस्टम ओके, उनकी एक्चुअली मुझे लगता है कि आपकी आवाज ये कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और इसके बाद आपने डिस्ट्रेसर भी मैंने आपसे पूछ लिए थे। अब ये सारी बातें मैंने क्यों पूछी, वो इसलिए कि जो स्ट्रेस है ना एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज पार्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये जितनी आपने रिस्पॉन्सेज बताई हैं ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं। योर बॉडी इज नेचुरल प्रोग्राम फॉर फाइट और फ्लाइट। तो पुराने जमाने में, प्रिमिटिव जमाने में, जब जंगलों में इंसान रहता था, एवोल्यूशनरी मिलियंस एंड ट्रिलियंस इयर्स अगो, तो प्रिमिटिव टाइम्स में। माइक म्यूट करवा दें, सबकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है दोबारा। काइंडली बंद करा दे माइक। तो वो ये अभी भी आ रही, टूट टूट के आ रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए एवरीवन, प्लीज काइंडली। तो नेचुरल प्रोग्रामिंग फॉर फ्लाइट और फाइट, राइट। तो प्रिमिटिव टाइम्स में जंगल्स में जब इंसान रहता था तो भागा, रन फॉर योर लाइफ। वो शेर को देखा तो जान बचाने के लिए भागे, या दरख्त पे चढ़ गए, या केव में जा छुप गए, या उसको मारने के लिए तीर कमान उठा लिया। तो ये प्रिमिटिव टाइम्स में अगर इंसान फ्लाइट के लिए और फाइट के लिए तैयार होता था, अभी भी वही बॉडी की रिएक्शंस हैं टू व्हाट इज डेंजरस एंड बियॉन्ड कैपेसिटी।
और इसके लिए आपकी बॉडी में adrenal corticoids, they jump in to provide the energy to fight or flight, survival के लिए। अब ये आगे जाके मैं बताऊंगी। ये देखिए साइकोलॉजिस्ट ने ये स्केल बनाया है फॉर measuring and they have measured it. So death of a spouse is very high value. Stress value. Divorce is also high value. Death of a close relative, high value. Marriage, even Zaira and responsibilities, it is also high value. Changing your job is also high value. Pregnancy for women, mid-level की stress है जरूर. Relationship difficulties भी stressful है. And change in finances, जैसे कोविड में कई लोगों की फाइनेंसेस ड्रॉप कर गई है, रिसोर्सेज महंगाई हो गई है, तो वो दैट इज स्ट्रेसफुल। इसी तरह से ट्रबल विद इन लॉज, डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड इज स्ट्रेसफुल एंड ट्रबल विद इन लॉज इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर इसको ब्रेन के सिस्टम को देखिए तो आप नर्वस सिस्टम को, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है और साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उनको मालूम है कि ऊपर का जो ब्रेन आपको नजर आ रहा है दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपकी मास्टर ब्रेन है, वो हर चीज के बारे में जजमेंट्स, परसेप्शंस, फाइनल मीनिंग देती है हर चीज को, वो बड़े बड़े काम करती है। छोटे काम के लिए जो कि आपकी सर्वाइवल, चाहे हंगर, थर्स्ट, फाइट, फ्लाइट, हार्मोन्स, ये सारों के लिए हाइपोथैलेमस है नीचे एट द, ये ब्रेन का हिस्सा है, लेकिन ये वो हिस्सा है ब्रेन का जो कि ब्रेन और हार्मोन्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराता है। ये मैंने 5 साल अमेरिका में जो लगाए वो हाइपोथैलेमस में लगाए, इसी को स्टडी किया। इसी में हंगर भी है, थर्स्ट भी है, सेलिन कंट्रोल भी है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम्स भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी में फाइट और फ्लाइट भी है। तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस लेता है द मैसेजेस एंड गिव्स इमीडिएट रिस्पांस टू अ फाइट और अ फ्लाइट रिस्पांस और टू एनी अदर नीड, सर्वाइवल नीड जो है। तो ये हुक्म देता है पिट्यूटरी को, वो बेस ऑफ द ब्रेन, इट इज पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस हुक्म देता है ये इस वक्त हमें जरूरत है, करो कुछ फौरन, और पिट्यूटरी फिर एड्रेनल ग्लैंड को हुक्म देता है कि रिलीज करो। अब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को प्रोग्राम कॉर्ड्स है। तो हमें नजर आता है कि आपकी ब्रेन है, नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी के नीचे मैसेजेस जा रहे हैं फ्रॉम पिट्यूटरी टू एड्रेनल। एड्रेनल को एंट्रोपिक हार्मोन जाने, कोर्टिजोल बननी है, और ये ब्रेन को जाना, बॉडी को जाना है, तमाम को। ये स्ट्रेस में आपकी बॉडी फौरन रिस्पॉन्ड कर रही है। आप देखिए, मैंने आपसे क्यों बार बार पूछा था कि क्या है, हाउ डू यू नो कि आप स्ट्रेस में हैं। वो इस तरह आपको पता चलता है क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। वो हेडेक्स की जो बात कर रहे थे, वो ब्लड प्रेशर की जो बात कर रहे थे, वो जो नींद उड़ जाने की बात कर रहे थे, और ये सारी बातें यहाँ आके, ये है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अपने तौर पे खुद इमीडिएटली, ये है गैंग्लियोनिक सिस्टम, एक स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लटका हुआ है गैंग्लियन से, और ये कंट्रोल कर रहे हैं तकरीबन तमाम जो आपकी सर्वाइवल सिस्टम्स हैं, और ये जो रिफ्लेक्स सिस्टम्स हैं। आई फॉर एग्जांपल, आई की प्यूपिल डायलेशन, इसी तरह सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवेशन और नो सैलिवेशन, और ड्राइनेस, इसी तरह ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर ब्रोंकियल डायलेशन होती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर उसके बाद हार्ट की बीट, आप कहते हैं ना हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, और होती है, व्हाई नॉट। ये इसलिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इट हैज नाउ टेकन ओवर
द सर्वाइवल। और स्टमक की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लोज डाउन हो जाता है, बिकॉज अभी आपको हाजमे की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको जरूरत है अपने आप को बचाने की, खतरे को, मसले हल करने की, और उसके लिए डाइजेशन कैन वेट। जब मसला ठीक हो जाएगा फिर डाइजेशन को चला लेंगे, तो वो रोक लेते हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी, और फिर आपका ब्लैडर, कई दफा आपको वॉशरूम जाने की बार बार जरूरत महसूस होती है, इसलिए कि वो, सो व्हाट इट डज इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे गैंग्लियनिक सिस्टम है, वो ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स इट फंक्शंस टू डाइवर्ट एनर्जी away from processes which are not essential at that point in time. But what it does is it prepares your body for fight or flight response. Sympathetic division. Parasympathetic on the other hand, autonomic nervous system का दूसरा हिस्सा है, और ये वो हिस्सा है जो चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद वापस नॉर्मल स्टेट में बॉडी को ले आता है। सो अगर सिंपैथेटिक डिवीजन करती है प्यूपल डायलेशन, सैलिवरी सिक्रीशन डिक्रीज करती है। प्यूपल डायलेट क्यों होती है? क्योंकि खतरे को हमने ज्यादा देखना है, ज्यादा विजन की जरूरत है, ज्यादा इमेजेस की जरूरत है, ठीक है ना, विजुअल इनपुट ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह सैलिवरी सिक्रीशन डिक्रीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड चाहिए बॉडी को, ब्रोंकियोलीज डायलेट होती है, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन डिक्रीज होती है, अभी इस वक्त हाजमे की जरूरत नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो पीपल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। जब आपकी जरूरत खत्म हो गई तो आंखें की जो पीपल है वो अपनी वापस बैक टू द नॉर्मल स्टेज चली गई। इसी तरह फिर सैलिवरी सिक्रीशन बढ़ गई क्योंकि अब खतरा खत्म हो गया, अब हाजमे का काम जारी हो सकता है। आपको जो खतरे में और उसमें नर्वसनेस में मुंह खुश्क हो रहा होता है ना, बार बार पानी पीते हैं, ये इसलिए कि सैलिवरी सिक्रीशंस वो रुक गई होती हैं। अब जब खतरा टल जाता है, खत्म हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो सैलिवरी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है वापस टू द नॉर्मल लेवल। हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है टू द नॉर्मल, ब्रोंकियोलीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है टू द नॉर्मल, एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती हैं टू द नॉर्मल। हजम करने के लिए काम शुरू करो जी। अब इसकी स्टेज, स्ट्रेस की पहली स्टेज है अप्रेजल, स्ट्रेस सिचुएशन एंड द इश्यूज, और दूसरा स्टेज है कि वर्किंग टू डील स्टेट ऑफ, और ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं where the biological changes have taken place, glandular activity take place, heart rate has increased, respiration because oxygen is needed, blood pressure increase हो गया, and body is ready. और इसको नाम दिया हैंड से लिए न्यूरोबायोलॉजिस्ट था, उसने पहली दफा ये स्ट्रेस को एक नाम दिया कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम या जनरल अडेप्टेशन सिस्टम आपका पूरी बॉडी का एक सिस्टम है जो आपको स्ट्रेस से के लिए तैयार करता है। उसमें देखिए, अगर आप ऑरेंज लाइन को देखिए तो उसमें यू आर गोइंग एट अ नॉर्मल लेवल, खतरा कोई नहीं है, जिंदगी चल रही है। एकदम से कहीं जैसे अलार्म आया, फौरन कहीं से कोई चीज गिरी है, या कोई टक्कर लगी है गाड़ी को, या कोई बच्चा गिर गया है, और या आपके हाथ से कोई जैसे चाबियां थी वो गुम गई हैं, बस अलार्म की स्टेज, बिकॉज यू कांट फाइंड देम। स्टेज 1 अलार्म होता है, और अलार्म में वो रेजिस्टेंस की जो स्टेज है नॉर्मल, उससे आपकी बॉडी ड्रॉप कर जाती है। फिर रेजिस्टेंस की स्टेज में दोबारा आती है और राइज करती है टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसफुल इवेंट, बॉडी की मोबिलाइजेशन करते हैं सो दैट द बॉडी इज नाउ रेडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, अब उसके बाद रेजिस्टेंस की स्टेज चलती रहती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की स्टेज लंबी हो जाए तो स्टेज 3 जो होती है एग्जॉशन की स्टेज है, बॉडी के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस एंड सीरियस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफिकल्टीज। ये मैंने कहा था, लेकिन फिर ये आपका
graph below the line, the stage 3 of exhaustion. Stress कहाँ से आ सकते हैं? स्ट्रेस कहीं से भी आ सकते हैं. Stresses can be physical, which is outside traffic है, लोग हैं, कुछ भी तो बाहर का एक सिस्टम है, not from inside, ये बाहर से आ रहा है. और फिर दूसरा है सोशल इंटरेक्शंस, लोगों से जो चुप्पी बातें कर जाते हैं या तंग करने के लिए भी इरिटेट कर देते हैं, तो सोशल इंटरेक्शंस कैन कम एट वर्क और एट होम, किसी जगह से भी आ सकता है ये सोशल इंटरेक्शन. तीसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर. साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर वो है जो जब आप इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं टू द फिजिकल और टू द सोशल इंटरेक्शन, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर. और अगर फिजिकल स्ट्रेस, किसी ने मेरे घर में आके और आगे जो या ट्रैफिक में गाड़ी मारी है इसको, तो वो एकदम व्हेन यू रिस्पॉन्ड साइकोलॉजिकली, उससे that becomes a psychological emotional response. Short stress short term भी होता है. Short term का मतलब alarm reaction हुआ, आप long term होता है where it is continuous and not easily, आसानी से जाता नहीं है, चला हुआ है रोज के रोज, महीनों के महीनों, सालों के सालों. बैड होम सिचुएशन है, बैड रिलेशनशिप्स हैं, या बीमारियां हैं, या वर्क का स्ट्रेस, वो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपकी बॉडी को थका देता है. क्या होता है इससे? इरिटेबिलिटी, योर रिस्पॉन्स. कई लोगों ने कहा, आप लोगों ने अभी लिख के भेजा, लॉस ऑफ एपेटाइट है या लॉस ऑफ स्लीप है. स्लीप कम हो जाना, या जैसे किसी ने कहा कि जाके मैं सो जाता हूं ताकि वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, अवॉइडेंस हो जाती है. या एंगर, एंड दैट कैन अफेक्ट योर वर्क एंड होम रिलेशनशिप्स बोथ. अगर प्रोलॉन्ग हो तो ये आपकी सीरियस हेल्थ, जैसे मैंने कहा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. एक्यूट स्ट्रेस जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, मे बी ड्यू टू वर्क प्रेशर, कि अभी डेडलाइन देनी, असाइनमेंट देनी थी, रिपोर्ट देनी थी, HED को भिजवानी, प्रिंसिपल साहब ने कहा, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा फौरन करो, मीटिंग डेडलाइंस, वो प्रेशर है. या माइनर एक्सीडेंट हो जाता है घर में, दफ्तर आने तक, या दफ्तर से घर जाते तक. ओवर एक्सर्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको काम मिल गया, वो उससे भी स्ट्रेस है, एक्यूट. फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई फॉर वट एवर रीजन. एंड देन मेरे जैसे जो संभालू लोग हैं, जो चीज़ें इतनी संभाल के रखते हैं कि वो बातें मिलती भी नहीं, तो वो ढूंढ रहे हैं. कोई ज़रूरी का पासपोर्ट थे, ID कार्ड था, या बच्चों के कोई ज़रूरी कागज़ थे, या कोई फाइल्स थी विच वर इम्पोर्टेंट, और मैंने इतनी संभाल के रखी कि मिल नहीं रही. अब उस वक्त जब मेरा हालत, या चाबियाँ गुम गई, चाबियाँ जो ज़रूरी थी, तो जब मैं ढूंढ रही होती हूँ तो उस वक्त मेरा भी ये, और आप लोगों का भी ये होता होगा कि एक तो दिल धड़कने शुरू हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, हाथ कांपने लग जाते है ना जी, और सोच रही होती किधर गया, मिल जाएगा. तो जब मिल जाता है तो सब चीजें ठीक हो जाती है विद इन मिनट्स. एंड इसकी टेंशन की जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, हार्ट बीट तेज हो जाना, स्टमक के प्रॉब्लम्स, या सैलिवेशन, ड्राई माउथ होना, बॉडी एक, या गर्दन में टेंशन हो जाता है, या माथे पे, टेम्पल्स पे टेंशन आ जाता है. सो इट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, मसल एक्स एंड पेन्स, हेडेक्स, तो सर्टेनली स्ट्रेस. हमेशा मेरी PhD स्टूडेंट्स यही उन्होंने स्टडी किया हो. Chronic stress जो on the other hand is a serious stress. Prolonged stress exists for weeks, months and even years. जैसे अब कोविड हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल चीज़ है, जो टीवी पे भी सुनते हैं तो कोविड है, लोगों से बात करते हैं तो वो भी कोविड है, दफ्तर की बात करते हैं वो भी कोविड है, घर में बात करते हैं वो भी कोविड है. तो आपके इट्स लाइक ऑलमोस्ट permeating all levels of existence.
तो दिस स्ट्रेस इज वेरी क्रॉनिक, और ये जब तक जाता नहीं है तब तक रहेगा. एंड वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट. दिस इज द स्ट्रेस कैन बी ड्यू टू पॉवर्टी, ब्रोकन फैमिली, स्ट्रेस फैमिलीज जहाँ लड़ाइयाँ रहती हैं खानदानों में, मैरिजेस में, क्रॉनिक इलनेस है, डायबिटीज है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, और सक्सेसफुल फेलियर्स इन लाइफ कि जी कोई मैं किसी तरह सक्सीड नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, कोई काम करते तो इट आई रिजल्ट्स इन फेलियर. So people suffering from this type of stress get used to it, and then we may not even realize that we are under stress. It is harmful. तो आप अगर देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर वो हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट से आते हैं और सोशल इंटरेक्शन विद पीपल आते हैं, एंड लाइफ इवेंट्स ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल. जैसे लोग जो जिनकी वफात हो गई, या कोविड में जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो ये एक स्ट्रेस है वी हैव. और इंटरनल स्ट्रेस क्या है? माय पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइस. अगर मैं अपने आप कंटिन्यूअस को बढ़ाती जाती हूँ और लेती जाती हूँ बर्डन, दैट बिकम्स माय लाइफ. मेरी बेटी है अमेरिका में जो जिसका मैं जिक्र करती हूँ, वो बचपन से 3 अलार्म लगाती थी. सुबह 1, पौने 5:30, पौने 6, 6:15, हर 15 मिनट के बाद एक घड़ी बोल रही हो, और आप मोबाइल बोलते हैं. तो ये लाइफस्टाइल चॉइस है उसका, एंड दिस हैज गिवन अस, ऑफ कोर्स एज आई सेड, कि जब आप स्ट्रेस अपने लोगे तो अल्सर्स भी उसको हो, हेडेक्स भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें शी हैज़ टू, एंड आई हैव टोल्ड हर कि अपने आप को आप डिस्ट्रेस करो. तो वो फिर एक्सरसाइजेज, योगा और हाइकिंग वगैरह पे जाती है, तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है. पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये हमारी साइकोलॉजी में टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी और टाइप सी पर्सनालिटी. टाइप ए पर्सनालिटी वो जो हाई स्ट्रेस, हाई अचीवर्स, जो कल काम होना था वो आज होना चाहिए. बिजनेसमैन इस टाइप ए फॉल करते हैं, और दे फॉल इन दिस. एंड ऑफ कोर्स बिजनेसमैन का आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और बाकी हेल्थ डिजीजेज भी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है. टाइप बी पर्सनालिटी स्ट्रेस लेती है लेकिन इतना नहीं. टाइप सी तो बिल्कुल ही कोई काम में ऐसा ओके जाने दो जी, हो जाएगा जी वगैरह. और उसके अलावा इंडिविजुअल इंटरनल स्ट्रेस की थॉट प्रोसेसेस, हमारे अपने थॉट प्रोसेसेस, हम हैं ऐसे, हम सोचने लग जाते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों मकसद था, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी. सो यू ओवरली एनालाइज थिंग्स एंड look for meanings where they are not. तो ये हमें पता है that is an internal stressor. स्ट्रेस की साइंस क्या है? स्ट्रेस की फिजिकल साइंस, ट्रेमर होना, हाथों में ट्रेमर होना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना. आपको अब मैंने बेसिक फिजियोलॉजिकल रीजन तो बता दी है ना. इसी तरह क्लेंचिंग फिस्ट बिकॉज यू आर रेडी फॉर अ फाइट, हेडेक्स, टेंशन, मसल्स टेंस होना एंड इंडाइजेशन, ये सारे साइंस मैंने आपको बता दिए कि फिजियोलॉजिकल बेसिस है. ये सब कुछ होता है. इसमें से हर एक की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, और हर एक की बॉडी जिस तरह रिएक्ट करती है. समटाइम्स यू हैव पीपल डू हैव हार्ट बीट ज़्यादा हो गई, या हेडेक हो गई, हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, टेंशन हो गया गर्दन में, माथे पे, और या कोई इंडाइजेशन हो गया. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. उनकी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली. इमोशनल साइंस ऑफ स्ट्रेस, जैसे किसी ने बताया था अभी कि एंजाइटी इज आल्सो देयर, दैट इज एन इमोशनल साइन. फियर, इरिटेबिलिटी, फियर, खौफ, चीजें नहीं हो रही, मुझसे नहीं होंगी वगैरह वगैरह. इरिटेबिलिटी, बात पे बच्चों को भी झाड़ देना, दफ्तर में पीएन को भी झाड़ देना, स्टूडेंट्स को भी झाड़ देना, गेट अवे, छोड़ दे. ये आप बार आ जाते हैं, नहीं, दिस इज नॉट राइट. इम्पेशेंट हो जाना, ये भी सही है. आप हो जाते हैं इम्पेशेंट,
छोटी छोटी बात पे आप कहते हैं दिस आई कैन नॉट स्टैंड दिस एनी फर्दर, बस करें आप। डिप्रेशन लॉन्ग टर्म है, इनएबिलिटी टू फोकस, क्योंकि आप इतने ओवरवेल्म हो गए में स्ट्रेस से कि आप फोकस नहीं कर सकते चीजों पे, एंड देयरफॉर देन यू गो इनटू गिल्ट। बिहेवियरल साइंस ऑफ स्ट्रेस, जैसे हमारे किस लोगों ने कहा, चेंज इन एपेटाइट एंड चेंज इन द स्लीपिंग पैटर्न्स। एपेटाइट का मतलब चेंज इन एपेटाइट, या तो ज्यादा खाने लग जाते, कहते हैं स्ट्रेस में ज्यादा खाने लग जाते, ये कहते हैं मेरी भूख मर जाती है, राइट। और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कि जी मेरी तो नींद उड़ जाती है स्ट्रेस में, कई कहते हैं मुझे तो नींद इतनी आती है, और वो वाकई में दैट इज अवॉइडेंस बिहेवियर, वो आपकी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है, हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, यू फॉल अस्लीप। फॉरगेटफुलनेस, चीजें भूलने लग जाती हैं क्योंकि में है, और वो ब्रेन ने फोकस नहीं किया होता, उसको एनकोड नहीं किया होता, फॉरगेटफुलनेस होनी होती। एक्टिंग आउट अगेन, एंगर, सोशल विड्रॉल। कई लोग कहते हैं, जैसे आप में से कई लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से हट जाते हैं, या नमाज पढ़ ले जाते हैं, नवाबिल पढ़ लेते हैं, कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, दरूद कर लेते हैं, या कमरे में जाके लहदा लेट जाते हैं, या बंद करके कमरा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी डन, एंड दैट इज अ बिहेवियरल साइन ऑफ योर स्ट्रेस। इंक्रीज यूज ऑफ कैफीन, जैसे हमारे कई हजरात हैं वो कहते हैं लाओ जी सिगरेट दो जी, परेशानी दूर की थे। इसी तरह हम कहते हैं जी कड़क चाय दो जी, ये सर में जो एकदम से बोझ आ गया जरा हटाएं इसको। तो इंक्रीज यूज ऑफ कैफीन एंड अदर सब्सटेंसेस। और इसके साथ फिर हमारी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकना, और मूड स्विंग्स। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस बहुत सारी हैं, और ये आपको नजर आ रहा होगा। कार्डियोवैस्कुलर तो फर्स्ट नंबर पे है, और इम्यून सिस्टम डिफिकल्टीज भी आप दिख रहे हैं कि ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रेस्ड बॉडी होती है, वो जितनी आपकी डिजीजेज या बीमारियां गुजर रही होती हैं, इन एयर होती हैं, वो उनको दे कैन नॉट फाइट इट। तो इम्यून सिस्टम डिजीजेस, एस्थमा, डायबिटीज, मेमोरी लॉसेस, अल्सर्स, जैसे मैंने बताया बेटी का, हेडेक्स एंड मिग्रेन्स। मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स ने अभी भी एक कर रहे हैं मिग्रेन्स के ऊपर, कि स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाती हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन भी। अब इतनी बुराइयां कर ली मैंने स्ट्रेस की, तो क्या स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है? यस, एक स्ट्रेस एक हद तक इट इज गुड, बिकॉज इट इज, याद करें एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स है, और मोटिवेटर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू स्ट्रेस is that type of stress which is positive. It has the following characteristics: it motivates you, it focuses your energy on the at hand, थोड़ी देर के लिए और थोड़ी दिनों के लिए ये स्ट्रेस होता है, और perceived then जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इट इज कोप विद इट। इसलिए आप इसको स्ट्रेस को समझते हैं कि जी मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे इंटरव्यू है, पीएचडी का वाइव है, कुछ भी हो, तो वो मैं नहीं डील विद इट। या हाइकिंग के लिए लोग जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं, तो कॉन्कर करने जा रहे हैं, तो दे फील एक्साइटेड and they feel that this will improve my performance, and then they do it. And what this does is, you stress is good for you because it leads you to move, it leads you to move forward and onward. Body is in a fight and flight mode. It needs that energy and it needs that excitement. It needs the adrenals and it needs the adrenocorticoid hormones. तो इसमें मैं आपको ये थोड़ा सा बताती चलूं कि ये एक्सपेरिमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में जब मैं पीएचडी कर रही थी, सीमोर लेवाइन ने किए थे, और ये हैंडलिंग पे थे। आपको पता है छोटे जानवर जो हैं लोअर ऑन द एवोल्यूशनरी स्केल या फिजियोलॉजिकली, उनके लिटर्स ज़्यादा होते हैं व्हेन दे आर बोर्न। जैसे मुर्गियों के भी आप देखते हैं, और इसी तरह से आप चूहों के, बिल्लियों के, कुत्तों के भी वो लिटर्स होते हैं। लिटर्स में एक से ज़्यादा पप की
पैदाइश होती है। तो वो हैंडलिंग, इसमें जब लैब में एनिमल्स होते हैं ना, रैट्स वगैरह, तो उनको केजेस में रखा जाता है मदर्स को। तो जब लिटर पैदा होता है तो वो भी केज में होता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। तो सीमोर लेवाइन ने ये किया कि वो देख रहा था, एक जैसे बहुत सारे फीमेल्स गेव बर्थ, तो उनमें से जैसे एक है फॉर एग्जाम्पल, उसके 8 पप्स थे। 8 पप में से उसने देखा तो 4 पप्स को उसने चुन के उसने देख लिया, उसने हैंडल करना, हाथ में उठाया, प्यार किया, वापस डाल दिया। दूसरे को मार्क किया, हाथ में उठाया, वापस कर दिया। तीसरे को किया, चौथे को, बाकी 4 को नहीं किया। अब ये माँ के साथ ही रहे हैं, तो दैट वेरिएबल इज कंट्रोल्ड, द स्पेस इन विच दे आर लिविंग इज कंट्रोल्ड, द मदर फैक्टर इज कंट्रोल्ड, द सिबलिंग्स इज कंट्रोल्ड, दे आर ऑल देयर। सिर्फ एक वेरिएबल उसने किया चेंज, विच इज हैंडलिंग। रोजाना उनको एक खास टाइम पे आता था, उठाता था हाथ में और फिर वापस रख देता। उन्हीं 4 पपीज को होल्ड 2 हफ्ते के बाद क्या देखता है, वो इनको इसने हाथ लगाया, हाथ में उठाया, हाथ में पकड़ा और वापस डाल दिया, कुछ और नहीं किया। वो देखा तो वो बड़े थे इन साइज एज कंपेयर्ड टू द नॉन हैंडल्ड। नाउ दैट इंट्रिग्ड हिम. So then did an experiment in which he took these 4 rats of the handled and 4 rats of the non-handled group. उनको एक डब्बा बनाया, उसको एक्टिविटी बॉक्स कहा, क्या कहा, नॉन हैंडल को छोड़ा पहले। और आपने देखा होगा ना, जब बच्चा भी, ह्यूमन भी माँ से दूर होता है तो डिस्ट्रेस वोकलाइज करता है, रोता है। इसी तरह जानवर, इसी तरह मुर्गियां के बच्चे, चूजे आते मचाते, डिस्ट्रेस वोकलाइज अगर माँ चली जाती। तो जब उसने उनको नॉन हैंडल को डाला डब्बे में, ओपन बॉक्स था, और उसने ऑब्जर्व किया, ओहो इतनी डिस्ट्रेस वोकलाइजेशन। और मेरी अम्मा का ये कौन सी जगह, भी नंबर 2 ने भी ये किया, नंबर 3 ने भी ये किया, नंबर 4। So they, instead of saying anything, they vocalized in distress and they did not do anything. They kept searching for the mother. On the other hand, इसी तरह के डब्बा पे उसने जो हैंडल पप्स को डाला, पहले को डाला, उसने कहा ओहो ये कितनी अच्छी जगह है, और उसने एक जगह स्निफ करना शुरू किया, दूसरी जगह स्निफ करना शुरू किया, ये तो खेलने की जगह है, ये है, दौड़े लगा रहा है। दूसरे ने भी ये किया, तीसरे ने भी किया, चौथा। He noticed that these handled pups were not afraid of a novel environment. They explored a novel environment. Exploratory behaviors थे, और as the non-handled were afraid and they could not handle a new environment. तो वो उससे ये पता चलता है कि सम हैंडलिंग इज गुड। उसके बाद उसने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए, बाद में इनको डायसेक्शन करने के बाद के एड्रेनल ग्लैंड्स कंपेयर किए, और साइंस में या साइंटिफिक अमेरिकन में इसकी फाइंडिंग पर कि उनके जो हैंडल थे, उनके एड्रेनल ग्लैंड्स वर मच लार्जर एज कंपेयर्ड टू द नॉन हैंडल्ड पप्स। लेसन ऑफ द स्टोरी इज कि सम स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, This is good even for children. मेरी अपनी चाइल्डहुड जो है, हमारे फादर अंग्रेजों के ज़माने के आर्मी के डॉक्टर, और जब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आ गए और कमांडेंट रहे बड़े बड़े अस्पतालों के। तो सियालकोट के CMS सियालकोट के कमांडेंट, बहुत बड़ा अस्पताल है। लेकिन हम चार बहनें, अरे हम सारे, कोई नहीं, किसी को गाड़ी मिलती, कोई गाड़ी नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, साइकिलों पे, हर एक को एक एक साइकिल दी हुई। स्कूल भी कॉन्वेंट एंड जीसस से मेरी साइकिलों पे जा रहे हैं, और गर्मी है तो ओढ़ लो, सर्दी है तो कोट पहन लो, बारिश है तो रेनकोट पहन लो। कोई कंफर्ट नहीं, कोई टांगा नहीं लगा के दिया, कोई बसें नहीं लगा के दी।
अब इंटरेस्टिंगली साथ हमारा दिल्ली भी जाता था, ये बात नहीं अकेले जाते थे, तो साइकिलों की रेस करते करते स्कूल, फिर कॉलेज, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जब नई नई में आई थी तो साइकिल ही चलाती आई थी, हॉस्टल से घर और घर से मतलब दफ्तर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल। एनी हाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, इससे हमें, मुझे जब गिलगित में पहुंची हूँ, लोग मुझे पूछते हैं मैडम आप इधर रह लेंगे अकेले, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इस जगहों में सफर कर लेंगे? क्यों नहीं भाई, हमारी तो पहले वो क्या कहते हैं इनॉकुलेशन हो चुकी है स्ट्रेस की। तो ये सम स्ट्रेस इज गुड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। पीएचडी स्टूडेंट्स अभी तो स्ट्रेस, आपको जो पेपर्स मिलते हैं रोज आपके एडवाइजर के नोट्स के साथ, दोबारा करो, फिर वो वाइवा के लिए तैयार, फिर लिटरेचर सर्च कर रहे, फिर ये नहीं हो रहा, फिर एक डिफेंस की, इसी तरह आप एग्जामिनेशंस के लिए भी तैयार होते हैं। ओके, positive stress therefore enables your concentration, increases your performance and energizes you into motion. Negative stress जो distress है, ये anxiety और distress cause करता है। It can both be short term or long term, but the important बात है कि it is seen outside my coping abilities. It is very unpleasant. It decreases the performance and can lead to physical and mental problems. अगर आप देखें तो स्ट्रेस की परफॉर्मेंस का अगर कंटिन्यूएशन है तो ऐसे प्रोग्रेशन है इसकी कि जब स्ट्रेस लो है तो परफॉर्मेंस भी लो है, जब स्ट्रेस जरा मिडिल लेवल पे आता है तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो जाती है, जब स्ट्रेस और बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा मैक्सिमल होने लगता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाती है एंड यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड सूटेबली। स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है? वो चीज़ कि जब आप अपने आप को भी देखें, जब पहला आपने मैट्रिक का या एफएससी का इम्तिहान दिया, फिर एमए का, पीएचडी का, तो स्ट्रेस टॉलरेंस आपकी आहिस्ता से बिल्ड होती गई। तो सूटेबल, ये क्या, एक रेपर्टोयर ऑफ हैविंग सूटेबल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो एक्चुअली इसमें दो चीज़ें, तीन आती हैं, एक कैपेसिटी टू बी रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड, and number two, to calmly face difficulties without getting carried away by strong emotions. Then you have tolerated the stress. तो stress tolerance build करते हैं और ये lifetime रोजाना ऐड हो रही होती है रेपर्टोयर में चीजें। इम्पल्स कंट्रोल भी एक चीज है जो आपको याद है, हाइपोथैलेमस सर्वाइवल मैकेनिज्म, फाइट और फ्लाइट, तो इम्पल्सिवली आप रिस्पॉन्ड करते हो, that you have to control. So impulse control, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, impulse control का मतलब ability to resist or delay an impulse or temptation to act. Accept your aggression, because aggression is part of that fight and flight response, but control it, otherwise you can end up in hostile behavior or irresponsible hostile behavior. अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि मेरी लाइफ के लिए भी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। हैप्पीनेस, यूएन ने भी हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई हुई है, मुल्कों को उन्होंने ग्रेड किया हुआ ऑन हैप्पीनेस, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट पुअर कंट्रीज, भूटान जैसे गरीब मुल्क, टॉप ऑन हैप्पीनेस, इतनी गुर्बत है, लेकिन और वो मुल्क जो बहुत अमीर कबीर, उनका जीपीए वो क्या कहते हैं एनुअल इनकम बहुत ज़्यादा हर एक की, दे आर नॉट एज हैप्पी। तो हैप्पीनेस कम्स विद एबिलिटी टू फील सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। जो मिला है अल्लाह का शुक्र और इसी में खुश है। हैप्पीनेस कंबाइंस सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन and contentment with life and ability to enjoy life as you go along. दूसरी तरफ है optimism, ability to look at the bright side of things. हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखना, हाफ एम्प्टी नहीं देखना। पॉजिटिव एटीट्यूड, एडवर्सिटी किसको नहीं आती, जिंदगी में ऊंच नीच किसकी नहीं होती, लेकिन ऑप्टिमिज्म अस्यूम्स हमेशा होप बहुत जरूरी है।
Hope is that tomorrow will be better. And today whatever has come, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप अपनी एग्जांपल हमेशा देती होती हूँ कि जब मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की हेड थी तो रोज़ मसले जब नई बनी थी तो ख़त्म ही नहीं होते थे। घर जब हॉस्टल जाती थी हॉस्टल के मसले होते थे। तो मैं एक दिन लॉन में हॉस्टल के बैठी हुई वार्डन थी, सोची मैं कहना नजमा क्या अल्लाह मियाँ मसले ख़त्म नहीं होते, हल करती हूँ फिर शुरू हो जाते हैं नए शुरू, रोज़ाना के कोई नए मसले, ये कब ख़त्म होंगे। तो मुझे अपने अंदर से ही आवाज़ आई कि नजमा ये तो ज़िंदगी की निशानी है, मसाइल तो ज़िंदगी के साथ है ना, मसले तो उनके ख़त्म हो गए जो कब्रिस्तानों में पड़े हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ज़िंदगी है तो मसले हैं ना। उस दिन के बाद मैंने हमेशा जब मसले आते हैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, इट शोज दैट आई एम अलाइव एंड गॉड थिंक्स आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस। सो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग जैसे फिजिकल और मेंटल, जैसे मैंने अपना भी बताया, लर्निंग टू डील विद स्ट्रेस, learning to live with it. Positive stress, it provides energy, motivation to move and accomplish. Deadlines हैं जैसे application for promotion आपने कितनी दी होंगी, फिर PhD का वाइवा दिया है, ये आपने क्या, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, इसे गुजर गया। नेगेटिव वो है जब आप हैंडल नहीं कर सकते, आप कहते हैं बस हो गई बहुत मेरी। मॉक बैटल्स, जाहिर है जंगी जो फौजी हैं वो घर बैरक्स में बैठ के तो जंग नहीं कर सकते, सो एक्सरसाइजेस करते हैं, वो मॉक बैटल्स करते हैं ताकि दे आर रेडी फॉर द रियल बैटल। जिस तरह से आप मॉक एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स को, सो दे आर रेडी फॉर द रियल। तो आपने अगर कोप करना है तो कोपिंग के लिए बेस्ट इज नो हाउ टू डील विद अ सिचुएशन बिफोर इट अकर्स एंड रिहर्स इंटरनली हाउ यू गोइंग टू डील विद इट। सवाल कैसे होंगे, क्या क्या जवाब दे सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, हाउ डू आई हैंडल इट। फिर पिक्चर योरसेल्फ हमेशा सक्सेसफुल। अच्छा, वेज टू मैनेज स्ट्रेस 5 मिनट में, ईट एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लिमिट नेगेटिव पीपल इन योर एनवायरनमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मैंने शुरू में बता दी, गेट इनफ स्लीप, मेडिटेट, प्रेयर, तस्बीह, जो भी आप करते हैं, थेरेपी इस तरह भी है, स्केचिंग करो, जर्नलिंग करो, लिखो, शायरी करो, अफसाने लिखो, अपनी डायरी लिखो, और कुकिंग करो, पेंटिंग करो, बी क्रिएटिव, फोटोग्राफी करो, एक्सरसाइज करो। क्यों? योर ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन एंड इट नीड्स टाइम ऑफ। बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉक, योगा और मेडिटेशन। मैं ये सब करती हूँ, और मैं योगा भी करती हूँ, लेकिन वॉक के साथ साथ तस्बीह करती जाती हूँ, दैट हेल्प्स। एक्सरसाइज भी करती हूँ, दैट ऑल्सो गेट्स माई बॉडी एंड ब्रेन सम ऑक्सीजन। टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग है, जैसे हर एक साथी ने कहा था कि मैं डीप ब्रीदिंग करता हूँ रिलैक्सेशन के लिए, दैट इज़ गुड। थिंक एंड विजुअलाइज गुड थिंग्स एंड गुड इमेजेस एंड गुड रिलेशनशिप्स। याद रखो अच्छी यादें याद रखो, अच्छे विजुअलाइज करो, अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह जो आपने विजिट की उनको याद रखो। वॉक, एक्सरसाइज, प्रे, प्ले विथ फ्रेंड्स, प्ले विथ चिल्ड्रन, टॉक टू अ गुड फ्रेंड। ये तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और हंसे, खूब हंसे, दिल खोल के हंसे। और इसमें हंसने में बेनिफिट ये है कि बाकी चीज़ें तो होती ही होती हैं, इट लाइटन्स योर लोड मेंटली, इंड्यूसेस फिजिकल चेंजेस, बट ऑल्सो it releases endorphins and enkephalins which are reward hormones, और वो पेन को ख़त्म करते हैं और रिवॉर्ड और हैप्पीनेस, यूफोरिया की फीलिंग बढ़ाते हैं। These are brain's own opioids. So when you want to relieve yourself from the tension, laugh. कोई अच्छा दोस्त जो इसके साथ आप हंस सकते हो, या अच्छी कोई ऐसी किताब जिसमें, या जोक्स की किताब या कार्टून्स जिसमें आप खुश रह सकते हैं, उसको देखिए। और देखिए एक अच्छा दोस्त कितना काम आता है। ये है दोस्ती का सुकून। क्रॉस स्पीशीज, कितनी मेहनत की ऊंट बाल ने और ऊंट ने, अब दोनों इतने सुकून में हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर कोई कमेंट है तो मैं खोल लेती हूँ कमेंट बॉक्स।